सुबह का मेरा सभी को पुनः नमस्कार। मैं डॉक्टर नम्रता जैन आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हूँ। हमारा आज का जो एक नया विषय है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र एमए सेकेंड ईयर का पार्ट है हमारा ये। इस पे हम डिस्कशन करते हैं भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो इसका जो हमारा कंटेंट है और जो फर्स्ट यूनिट है इस पे हम अगर बात करें तो हमारी निकल के आती है प्लेटो। उन्होंने काव्य सिद्धांत के बारे में क्या बताया। उसके बाद अरस्तु अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत और त्रासदी विवेचन और विरेचन सिद्धांत के बारे में क्या बताया। और उसके बाद आता है लॉन्जिनाइस जिनकी उदात्त अवधारणा क्या थी। तो प्लेटो का काव्य सिद्धांत क्या था या उनकी काव्य संबंधी मान्यताएं क्या थी या उनका अनुकरण सिद्धांत क्या था। उसी प्रकार अरस्तु ने किन काव्य सिद्धांतों को बताया है या किस काव्य सत्य पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उसके बाद साहित्य और विरेचन की महत्व और उसके बाद हम इस विषय को आगे विस्तार से लेंगे। सुकरात के शिष्य अरस्तु के गुरु प्लेटो का जन्म सामंत वर्ग में। जो दार्शनिक प्लेटो यूनान के जो थे वो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उनके लेखन में अनेक विषयों का समावेश मिलता है, लेकिन सामान्य दर्शन और नीति शास्त्र में यदि दिलचस्पी को लेकर लेखन में विशेष रूप से देखा जाए तो उनका मत था कि दार्शनिक मत वाले व्यक्ति बाहरी सीमाओं और सौंदर्य सत्य एकता और न्याय के सर्वोच्च आदर्श के बीच भेद कर सकते हैं। तो प्लेटो ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिन्हें तीन भागों में विभाजित किया गया। सुकरात कालीन संवाद, यात्रीकालीन संवाद और प्राणकालीन संवाद। जो प्रौढ़कालीन संवाद था उसमें काव्यशास्त्र को सौंदर्य शास्त्र का जन्मदाता माना गया, किंतु साहित्यिक विषयक उनके विचार प्रवाह अनुवांशिक ही थे। उनकी दृष्टि काव्य केंद्रित नहीं थी, उनके विचार के केंद्र में परम सत्य था। रिपब्लिक में प्लेटो ने स्पष्ट कहा है कि भाव अथवा विचार ही आधारभूत सत्य है। प्लेटो अनुकरण को समस्त कलाओं की मौलिक विशेषता मानते हैं। प्लेटो कला में एक केंद्रीय अनिवार्य मानते हैं, अर्थात कलाकार को अपनी कृति के समस्त अंगों का विन्यास एक निश्चित क्रम से पूर्ण संगति के साथ करना चाहिए। तो जो प्लेटो की काव्य दृष्टि थी उसमें समय की जो काव्य रचनाएं थी उनका एक अलग प्रभाव पड़ा। देखिए उसको जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम प्लेटो का काव्य सिद्धांत। प्रस्तावना के साथ मैंने यहाँ आपके बीच में प्लेटो के काव्य सिद्धांत को पूर्ण रूप से आधारित माना है। हाँ, प्लेटो का काव्य सिद्धांत देखिए। अब प्लेटो जी ने जो अपने काव्य सिद्धांत में कहा है वो क्या कहा। उन्होंने कहा कि ईसवी सन पूर्व चौथी शताब्दी में आलोचना के सिद्धांत में एक नया परिवर्तन दिखाई दिया। इस सदी के प्रारंभ में यूनान की कला में जो आश्चर्यजनक उन्नति हुई थी उसका अंत हो रहा था। देखना क्या बात, कितनी अच्छी बात प्लेटो ने अपनी यहाँ रखी है कि ईसवी सन चौथी शताब्दी में आलोचना के सिद्धांत में एक नया परिवर्तन उन्हें दिखाई दिया। इस सदी के प्रारंभ में यूनान की कला में जो आश्चर्यजनक उन्नति हुई उसका अंत हो रहा था और सृजनात्मक शक्ति ह्रास की ओर जा रही। तो इसमें जो था तो इस सदी के प्रारंभ में यूनान की कला में जो आश्चर्यजनक उन्नति उसका अंत हो रहा था और सृजनात्मक शक्ति ह्रास की ओर जा रही थी। वह समय था जबकि राजनीति, शिक्षा, आचार विचार संबंध रखने वाले जीवन के सभी क्षेत्रों में एक प्रकार की अराजकता फैलती जा रही थी। मतलब उस समय की जो जब प्लेटो ने अपना काव्य सिद्धांत, जैसे मैंने काव्य के ऊपर से बहुत सारा डिस्कशन आपसे किया है कि काव्य क्या कहलाते। काव्य वह कवि की कल्पना है जिसमें वह रस, छंद, अलंकार और काव्य को प्रोहित करता है, वो काव्य कहलाता है। तो जो प्लेटो जिस समय आए हमारे भारतीय काव्य शास्त्र सेकंड को हम ले रहे हैं एमए सेकंड ईयर के सिलेबस में। तो जो काव्य शास्त्र आया हमारा वो कैसा आया देखिए। उस समय जो राजनीति थी, जो शिक्षा थी, जो आचार विचार थे, जो संबंध रखते थे, उनमें अराजकता फैलती जा रही थी। समस्त जीवन का क्रम, सामाजिक संदर्भ, शिक्षा व राजनीति में एक प्रकार से उलटफेर की आवश्यकता को महसूस कर रहा था या की जा रही थी। धीरे धीरे चिंतन का युग आरंभ हुआ। देखिए धीरे धीरे चिंतन का एक युग आरंभ हुआ
और दर्शन शास्त्र के पंडितों व व्यक्तित्व कला में कुशल बानियों ने देश में फैली अराजकता स्थितियों को संभालने का बीड़ा उठाया। परिणाम स्वरूप तर्क के सहारे ज्ञान के क्षेत्र में नवोन्मेष हुआ और साहित्य के समीक्षा के सिद्धांत सामने आए। प्लेटो का आविर्भाव भी इसी क्रांति में हुआ। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। ये सभी आपने पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस भी आप पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। प्लेटो जो था वो सुकरात का शिष्य था। यह एक उच्च कुल में उत्पन्न हुआ। उसने आदर्श राज्य की स्थापना करनी चाहिए। प्लेटो दर्शन शास्त्र का भी प्रगाढ़, मतलब प्लेटो जो था वो हर फील्ड में अपनी कमांड रखता था। हर तरीके से वो कार्य करने के लिए प्रेरित रहता था। दर्शन शास्त्र का भी उसे प्रकांड विद्वान माना जाता है प्लेटो को। उसके विद्यापीठ में दर्शन शास्त्र में गणित, प्राकृतिक विज्ञान, न्याय और कानून की शिक्षा दी जाती थी। फ्राइद्रोस, एओन और रिपब्लिक नामक संवादों में प्लेटो के आलोचना संबंधी सिद्धांत देखने को हमें मिलते हैं, जिनके आधार पर आगे चलकर काव्य शास्त्र की रूपरेखा एक प्रस्तुत की जा सके। वहीं हम इसके सैद्धांतिक दृष्टिकोण की बात करते हैं अगर, कि प्लाटो जी का एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, देखो बच्चों, सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या कहलाता है? उसके सिद्धांत क्या थे, किन प्रिंसिपल्स को लेकर वो काम कर रहा था। तो काव्य एवं कला संबंधी विचारों, प्लेटो एक आदर्शवादी सुधारक था। मतलब उसके मन में क्या था? हमेशा आदर्श, सुधार करने का। वह प्रत्येक एथेंस निवासी को आदर्श नागरिक बनाना चाहता था। इसलिए को उद्देश्य कला सिद्धांत प्रस्तुत करना ना होकर यह स्पष्ट करना था कि महान और सच्ची कला क्या होती है। देखो उसका, उसके सिद्धांत क्या थे, उसकी प्रिंसिपल्स क्या थे। वो ये कहता था कि जरूरी नहीं कि एक आदर्शवादी व्यक्ति बने। आदर्शवादी मतलब समझते हैं आप? आदर्शवादी यहाँ सिर्फ वो आदर्शवादी नहीं होता। देखो, अगर आप बीएड एमएड का कोर्स करते हो तो इसमें आपको मिलेगा आदर्शवाद और प्रयोजनवाद। किस प्रयोजन को लेकर आप कार्य कर रहे हैं, तो किस आदर्श को लेके आप काम कर रहे हैं, कि आइडियल। तो आजकल बच्चों के आइडियल हमने देखा है मोस्टली रैप गाने वाले सिंगर्स हो गए हैं। तो मुझे, हाँ, कुछ हद तक वो चीजें भी अच्छी हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं माना जा सकता है कि आप लगातार ये कहते रहो कि भाई रैप गाने वाला ही आइडियल बनेगा, उसके माध्यम से आप आगे बढ़ो। नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर भी हमारे आइडियल हो सकते हैं। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे वो भी हमारे तो आइडियल्सवाद या आदर्शवाद जो हम बात कर रहे हैं, तो प्लेटो क्या मानता था कि हमें हर मनुष्य को एक आदर्शवादी नागरिक नहीं बनाना है, बल्कि उसके कला सिद्धांत और इन सब चीजों को उसको स्पष्ट करके दिखाना है। प्लेटो ने एक दार्शनिक सुधारक और नूतन शिक्षा पद्धति से संचालित दृष्टिकोण से ही काव्य और कला के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। प्लेटो ने क्या कहा? काव्य की परिभाषा पर कोई विचार नहीं किया उन्होंने। काव्य, मैंने आपको पिछली वीडियो आप मेरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि काव्य क्या है। उन काव्य में उन्होंने, प्लेटो जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे कला के अंतर्गत ही काव्य को मानते थे। जब कला के अंतर्गत काव्य आ गया तो उन्होंने उसके तीन भाग बांटे। एक उपयोगी कलाएं, दूसरा निर्माण संबंधी कलाएं और तीसरा होता है आपका प्रतिरूप संबंधी कलाएं। क्लियर? तो जो उपयोगी संबंधी कलाएं थी, यानी जो निर्माण संबंधी कलाएं थी या प्रतिरूप संबंधी जो कलाएं थी, उनमें चित्रकला और काव्य कला को निम्नतम कोटि में स्वीकार किया गया। चित्रकला, हाँ, नेचुरल सी बात है, चित्रकला करना, आर्ट डिजाइन करना, फिर उसके माध्यम से एक नया कंटेंट लेके आना, तो उसे एक निम्न कोटि के रूप में स्वीकार किया गया। उसी प्रकार पय की मान्यता थी कि कविता वासनाओं को सिंचन पोषण करती है, उन्हें अपने अन्य स्वरूप में मानवीय गुणों का वो हनन कर। बहुत बढ़िया शब्द यहाँ इन्होंने कहा है कि कविता जो है ना वो वासनाओं का सिंचन पोषण करती है, उन्हें अयन स्वच्छल बनाकर मानवीय गुणों का हनन करती है। कलाकार सत्य का अनुकर्ता मात्र, उनको रचनाएं आत्मा के असाधु अंश का पोषण मात्र करती हैं, जिनका प्रभाव उत्तेजना व हानिकारक होता है। कविता के विषय में प्लेटो की विचारधारा को कहा जा सकता है, कुछ इस प्रकार उन्होंने प्रस्तुत किया है कि कविता प्रकृति का अनुकरण है। प्रकृति किसका अनुकरण है? लक्ष्य का अनुकरण है। अतः अनुकरण का अनुकरण होने के कारण वे सत्य से दूर हो गए। देखो, इसको बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। अनुकरण क्या कहलाता है? किसी भी उसको देखकर उसका अनुकरण करना। आप सामने बैठे हो मेरे, सुन रहे हो मेरी क्लास को, अगर आपको लगता है कि डॉक्टर नम्रता जैन जो बोल रही हैं मुझे उसका अनुकरण करना चाहिए, ठीक है, तो आपने मेरा अनुकरण किया।
और आपका अनुकरण किसी और ने किया, आपने जो बोला मेरा अनुकरण करके, वो अनुकरण किसी तीसरे ने किया। तो प्लेटो को वहां मानना है कि जब अनुकरण का अनुकरण होना लगता है तो वो सत्य से दूर हो जाता है। अभी भी शायद कुछ बच्चों को ना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। देखिए मैं कॉन्सेप्ट एक छोटे से एग्जांपल से और करती हूँ कि ये सपोज ये मोबाइल है, दिख रहा है ना सबको ये मोबाइल, ठीक है। अब इस मोबाइल में दिन भर मैं रील्स देखती हूँ दिन भर मैं इसमें फेसबुक चला रही हूँ, रील्स देख रही हूँ, इंस्टाग्राम चला रही हूँ, तो मैं इस मोबाइल का अनुकरण कर रही हूँ। अब आ जाओ मेरे बच्चे पे, मैं किसका अनुकरण कर रही हूँ? मोबाइल का अनुकरण। अब मेरा जो बच्चा है, मेरा जो बेटा है, जब वो देखता है मम्मा दिन भर मोबाइल देखती है, मैं भी मोबाइल देखती हूँ, तो वो किसका अनुकरण कर रहा है? मेरा अनुकरण। तो जो मैं अपनी इसमें रील्स देख रही थी, या हो सकता है मैं राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के लेक्चर सुन रही थी समझने, लेकिन मेरे बच्चे ने जब मेरा अनुकरण किया, तो वो अगर 6 साल 8 साल 10 साल का है तो वो अनुकरण में अच्छी चीजें नहीं सीखेगा, वो रील्स ही चलाएगा उसमें। वो उसके मन में जो होगा वो गेम्स खेलेगा, वो अपने हिसाब से कुछ भी जैसी वीडियोस उसे पसंद आ रही है वो वीडियोस देखेगा। तो जब अनुकरण का अनुकरण होने लगे तो वो सत्य से दूर हो जाता है। तो वही प्लेटो की विचारधारा थी कि कविताएं जो होती है, जो काव्य होता है, वो प्रकृति का अनुकरण करती है, नेचर का। और जो नेचर है वो किसका अनुकरण करता है? एक लक्ष्य का। पेड़ पौधे लगे हैं, वो बढ़ेंगे, वो कब बड़े होंगे, पहाड़ है वो बड़े हो रहे हैं, नदियां है वो अपने बहाव में, तो वो एक लक्ष्य का अनुकरण करेगी। भाई नदी अगर रुक जाएगी तो वो बाढ़ का रूप धारण कर लेगी, और अगर वो निरंतर चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, तो वो सामान्य रूप से बढ़ती रहेगी। तो प्रकृति ने किसका अनुकरण किया? लक्ष्य का। तो प्लेटो जी कहते हैं वहां जब अनुकरण का अनुकरण होने लगे तो वो सत्य से दूर हो जाए। इसी प्रकार जो कविताएं होती हैं वो मनोभावनाओं को उत्तेजित करती हैं, आत्मा को उद्वेलित करती हैं। अतः पार्श्विक वृत्तियों का उद्भव और दिव्य गुणों का सामना करने के कारण कवि रचना को त्याज ठहराती है। ठीक है। प्लेटो का अनुकरण संबंधी विचार जो प्लेटो ने कविता और चित्रकला में समक्ष में रखा है, वो हमारा आता है। उनका कहना है कि एक मिनट, कवि शब्दों का और चित्रकार रंगों का अनुकरण करता है। कवि जो होता है ना, वो शब्दों का अनुकरण करता है। ये 10-20 शब्द ले लिए, उसी के ऊपर शायद प्रकृति का पूरा वर्णन हो गया। और वैसे ही उन्होंने कहा कि चित्रकार होगा वो रंगों का अनुकरण करेगा। उसने 10-20 रंग ले लिए, उसके अनुसार वो चित्र बनाता गया। कवि और चित्रकार दोनों ही यथार्थ वस्तुओं का चित्रण नहीं करते। ये देखो उसकी अपनी अवधारणा है प्लेटो की। प्लेटो जो मानता है वो अपना सिद्धांत खुद दे रहा है कि इस वो अनुकरण नहीं करता है, नकल करता है सिर्फ। तो वस्तुतः कवि की दशा चित्रकार जैसी है। कवि एक निराधार प्रतिरूप का सृजन करता है, संपूर्ण के स्थान पर वह और ऊपरी तथा यथार्थ के स्थान पर यथार्थ का चित्रण करना केवल भ्रम के जगत में निवास करता है, बल्कि पाठकों को भी बहकावे में डालता है। इस प्रकार प्लेटो के कथन को अगर हम माने तो वो प्रकृति का अनुकरण करता है, प्रकृति सत्य का अनुकरण करती है, और हम वास्तविकता में जो कुछ देखते हैं, कला उसका अनुकरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं करती है। इतना ही नहीं, चित्र, मूर्ति, उपन्यास, नाटक आदि मूल कृतियों के अनुकरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तथा प्रत्येक वस्तु की पृष्ठभूमि में इसका वैचारिक रूप में प्रस्तुत करता है, जिसके द्वारा हम वस्तु को जानने चाहते हैं। इसलिए प्लेटो आदृश्य लोक के आदर्श में अनुकरण की कल्पना को इस तरह का अनुकरण उच्च कोटि के काव्य में संभव समझता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? आप अनुकरण कीजिए, लेकिन अनुकरण का स्तर भी आप ऊंचा रखिए। जो अनुकरण का आपका एक स्तर है ना, उसकी जो क्वालिटी होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। तो काव्य जो सत्य संबंधी विचार काव्य है, सत्य से तात्पर्य है कि समाज और व्यक्ति को नैतिक और आध्यात्मिक बल प्रदान कर सके। सत्य की व्याख्या में प्लेटो ने कहा है कि जब कभी कोई प्राणी या वस्तु एक सामान्य संज्ञा होती है, तो हम कल्पना कर लेते हैं कि उनका एक सामान्य आदर्श रूप होगा। प्लेटो ने कल्पना का तिरस्कार किया, क्योंकि उसके माध्यम से कभी झूठे चित्र व अभिमत प्रस्तुत करता है, जिनसे आत्मा उदात्त व महान नहीं बन पाती। सच्चा साहित्य वह है जो मानव के समक्ष उदात्त को प्रस्तुत करे। प्लेटो के अनुसार मूल सत्य एक है कि अखंड है और महत गरिमामय है। वस्तु जगत उस परम सत्य का अंश नहीं बल्कि अनुकरण करता है। कलाकार इस अनुकरण का भी अनुकर्ता है, अतः सत्य से तिगुना दूर है। सभी कलाकारों की भांति त्रासदीकार भी अनुकर्ता और सत्य से तिगुना दूर है।
तो प्लेटो के इन विचारों के मूल में उसकी धारणा कार्य करती दिखाई देती, जिसमें कहा गया था कि इट शैल बी नो आर्गुमेंट दैट अ पोएम और अ पोएट, बहुत बढ़िया शब्द है, चार्मिंग अंडरमिल और इवन सैक्रेड बाय एन आर्गुमेंट्स ऑफ एथिक्स। काव्य सृजन, प्लेटो ने काव्य सृजन को देवी प्रेरणाओं का परिणाम माना है। जिस प्रकार चुंबक और लोहा श्रृंखलाओं को आकर्षित नहीं करती, जैसे चुंबक और लोहा श्रृंखलाओं को आकर्षित नहीं करता, अपितु अन्य कड़ियों को खींचने की एक शक्ति प्रदान करता है। चुंबक और लोहा आप अगर आमने सामने रख दो, तो अगर आपने चुंबक के कम से कम 10 वैरायटीज रख दी ना, सॉरी, लोहे की आपने 10 टुकड़े रख दिए अलग अलग, तो एक चुंबक उन 10 टुकड़ों को खींचने की ताकत रखता है। तो प्लेटो यहाँ कहते हैं इट शैल बी नो आर्गुमेंट्स दैट अ पोएम और अ पोएट, कवि और कविकार इन दोनों में जो आर्गुमेंट्स करता है वो एक कवि की कल्पना कहलाती है। बहुत सुंदर तरीके से प्लेटो ने अपना यहाँ सिद्धांत प्रतिपादित किया है, दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है कि किस प्रकार एक सुंदर काव्य की रचना को हम सर्वगुण संपन्न मान सकते हैं। देखिए, काव्य प्रयोजन और लोक कल्याण से इतर किसी उद्देश्य से काव्य को संबंध नहीं करते। काव्य बात आह्लादकालीन हो, अपितु राष्ट्रवाद मानव जाति के लिए उपयोगी हो, आनंद का उद्देश्य तो यहाँ गौण होता है। कलाकार सामाजिक कल्याण के प्रतिबद्ध होती है। तभी तो प्लेटो कहता है कि कला लौकिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में मानव का आचरण संबंधी मार्गदर्शन करती है। वस्तुतः काव्य प्रयोजन की चर्चा में प्लेटो ने आनंद और लोकहित दोनों उद्देश्यों में से लोकहित को ही प्रधानता दी। इसका कारण नैतिक दृष्टिकोण के प्रति प्लेटो का लगाव ही माना जा सकता है। अनैतिक मनोरंजन को प्लेटो कभी भी स्वीकार नहीं कर पाया है। महत्व और मूल्यांकन, यद्यपि प्लेटो के काव्य सिद्धांत अनेक पूर्वाग्रहों से युक्त है, पुराने वाले पूर्वाग्रह से युक्त है, अनेक दोष भी हैं, फिर भी उसके ऐतिहासिक महत्व को विस्मृत नहीं किया जा सकता। कई दोष है, ऐसा नहीं है कि जो प्लेटो ने अपना काव्य सिद्धांत दिया है तो वो एकदम परफेक्शन से है। हो सकता है उसमें कई गुण भी हो सकता है उसमें कई दोष भी हो। जब हम दोषों की बात करते हैं तो महत्व मूल्यांकन को जब हम इसमें देखते हैं तो अनेक दोष हैं, फिर भी उनके ऐतिहासिक महत्व को विस्मृत नहीं किया जा सकता। अतः यह कहना उचित ही है कि प्लेटो ने पाश्चात्य काव्यशास्त्र के विस्तृत कालांतर में सर्वप्रथम पगडंडी का निर्माण किया। नकारात्मक रूप से ही सही साहित्य आलोचना के लिए चिंतन, अध्ययन, विवेचन की पृष्ठभूमि प्लेटो ने तैयार की है। डॉक्टर सावित्री सिन्हा द्वारा संपादित ग्रंथ में ठीक ही लिखा गया है कि प्लेटो की अनेक बातें अमान्य होती हुई भी मौलिक उद्भावनाओं को विस्मृत नहीं किया जा सकता। काव्य में सत्य का आधार, लोक मंगल की स्थापना व काव्य सृजन में कवि का मन विशेष जो देवी प्रेरणा का परिणाम, इन तीनों तत्वों की व्याख्या चाहे किसी भी रूप में करें, पर इनके महात्म्य प्लेटो के समय से आज तक तनिक भी अंतर नहीं पड़ा है। परंतु पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र, देखिए पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र यहाँ पर क्या कहता है आपसे, प्लेटो वे प्रथम समीक्षक है जिन्होंने तर्क, कल्पना, संयम, आवेश, ज्ञान और विज्ञान का सामंजस्य स्थापित करते हुए साहित्य के मूल तत्वों को समझाने में मनोविज्ञान की शरण ली है। अतः अनेक दृष्टियों से पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में प्लेटो का स्थान महत्वपूर्ण और अनुपेक्षणीय है। आप देखिए, हम नेक्स्ट जो डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या है हमारा, प्लेटो की काव्य संबंधी मान्यता क्या है। प्लेटो सुकरात की भांति राजनीति, नैतिकता और ज्ञान संबंधी समस्याओं के समाधान में निरत उसमें डूबा रहता है। प्लेटो के मतानुसार सदाचार और नैतिकता के विषय में कविता को अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। वह यह भी मान्यता था कि कविता ज्ञान और सत्य का प्रमुख माध्यम भी नहीं हो सकती, क्योंकि कवि अधिष्ठान देवी से प्रेरणा प्राप्त करके संज्ञा से शून्य अवस्था में ही काव्य सृजन में प्रवृत्त होता है। भावुकता पूर्वक उन्माद के कारण तथा नैतिक नियंत्रण के अभाव में जनता का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है, उसके वक्तव्य अस्पष्ट और परस्पर विरोधी होते हैं। कविता मनोवेगों को शांत करने की बजाय उन्हें उत्तेजित कर देती है, जिसका परिणाम होता है कि सुख प्राप्ति के लिए उन मनोवेगों पर नियंत्रण रखने के बदले हम उनका ही नियंत्रण हो जाता है। प्लेटो ने उन सब काव्यों का विरोध किया जिसमें ईश्वर को दंड विधाता प्रतिपादित करते हुए देवता और योद्धाओं को आदर्श रूप में स्थापित नहीं किया गया।
प्लेटो ने कविता को अनुकरण स्वीकार किया है। प्लेटो ने कविता को 3 भागों में विभाजित किया, गीत, नाटक और महाकाव्य। उन्होंने पहला भाग विवरणात्मक, जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी का अंतर्भाव हुआ, दूसरा अभिनय, तीसरा भाग मिश्रित, जिसमें कवि कुछ अंश तक अपने आप को माध्यम से और कुछ अंश तक अपने पात्रों के माध्यम से अपनी बात कहता चलता है। महाकाव्य ऐसी ही एक रचना के रूप में सामने आता है। तो प्लेटो के अनुसार जो काव्य का उद्देश्य केवल आनंद प्रदान करना नहीं होता, वह तो इससे भी आगे तक फैला हुआ है। कविता में एक प्रकार का स्वाभाविक आकर्षण होता है, लेकिन इस आकर्षण की अभिव्यंजना कवियों का मुख्य कार्य नहीं हो सकती। इसके सिवाय बालक, वृद्ध और युवा तीनों के आनंद की इस कोटियां अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में साहित्य का मूल विवेचन करना सत्य के सहारे ही किया जा सकता है, मात्र आनंद से कम वो नहीं है। प्लेटो ने कविता का जो प्रमुख प्रयोजन स्पष्ट करते हुए लिखा है, ये चीज आपको समझने लायक है। अगर ये 4 लाइनें आपके दिमाग में, आपके कॉन्सेप्ट बैठ गई, मतलब प्लेटो का काव्य सिद्धांत बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। प्लेटो ने क्या कहा है? कविता का मुख्य प्रयोजन जो होना चाहिए, वो मानव चरित्र को व्यक्त करना और उसका निर्माण करना होना चाहिए। आप कोई भी कविता लिख रहे हैं, उस कविता का जो आपका मूल प्रयोजन है, उसमें आप कहाँ तक मानव के चरित्र को दिखा रहे हैं, कहाँ तक उसके व्यक्तित्व का निर्माण करना दिखा रहे हैं। तो आत्मा की प्रछन्न शक्तियों को प्रकाश में लाना, इस प्रकार मनुष्य को अपने जीवन में श्रेष्ठ बनाने और जगत का पुनर्निर्माण करने योग्य बनाना है। मतलब यह है कि प्लेटो की काव्य कला कठोर संयम और आत्मनियंत्रण पर आधारित है, जिसकी कसौटी सत्य है। कि जो आप काव्य लिख रहे हो, वो कहाँ तक सत्य है, उसकी जो शक्तियां हैं, उसमें संयम और आत्मनियंत्रण कहाँ तक आधारित है, किस कसौटी पे आपका काव्य डर रहा है। तो प्लेटो ने अपने पूरे सिद्धांत में, काव्य सिद्धांत में यही कहा है कि मतलब जिस प्रकार आप काव्य लिख रहे हो, तो उस काव्य की जो नियति है, वो कहाँ तक आपको लगती है कि जायज, कहाँ तक उसने कार्य किया, किस कार्य को वो प्रतिस्थापित करती है, कैसे वो विक्षेपित करती है, ये इसकी पूरी प्रस्तावना थी हमारी। अब हम जो अगली उसमें पढ़ेंगे कि प्लेटो का जो अनुकरण सिद्धांत था वो क्या था।